सबसे पहले सर मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और आप हमारे साथ हाजिर हुए। आप यहां पर पहुंचे और आपने उन लोगों को सम्मानित किया जो गुजरात को सम्मानित कर रहे हैं अपने उद्यम के कारण। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार की उद्यम योजना क्या है? देखिए, गुजरात वैसे तो पहले से ही उद्यमी और साहसिक लोगों का राज्य है। पूरी दुनिया में गुजराती फैले हैं और हर एक क्षेत्र में गुजराती पहुंचे हैं। इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, सर्विस सेक्टर हो, मेडिकल हो या कोई भी प्रकार का दुनिया में जो काम चलता है, कहीं न कहीं आपको गुजराती मिलेंगे। अमेरिका का नासा हो या फिर कोई देश का कोई भी ऐसा सेक्टर हो जो प्राइम सेक्टर हो, वहां भी गुजराती मिलेंगे। तो ऐसा गुजरात अपने राज्य में खुद हर एक प्रकार के सेक्टर में पिछले 15, 20, 25 साल से बहुत बड़े पैमाने पर उसका व्याप बढ़ा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, जैसे जैसे मार्केट बढ़ा और एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे बाजार मिले, इस प्रकार हमारे गुजराती युवा साहसिक जो उद्योग में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं या कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने साहस से ये उद्योग को बहुत बढ़ाया है। तो गुजरात आप कहीं भी जाओ, छोटे से छोटा उद्योग से लेके मेगा इंडस्ट्री तक पूरे गुजरात में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, उनके लोन्स को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि लोन्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि लोन मिलने में दिक्कत आ रही है। क्या इसमें कोई हकीकत है या फिर ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट खुद लोन तो नहीं देती है। हमारी जो स्कीम्स है वो सब्सिडी वाली स्कीम है, इंटरेस्ट सब्सिडी। कोई भी उद्यमी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी सेक्टर में जहां हमने सब्सिडी की योजना रखी है, वहां कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उनको बैंक में जो इंटरेस्ट भरना है, उस इंटरेस्ट में हम बड़ी उदारता से सब्सिडी देते हैं। यानी कि छोटा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने इनोवेशन से आगे बढ़ता है और बैंक में से वो लोन लेता है, तो उसका इंटरेस्ट हम भरते हैं सब्सिडी देके। तो उस उद्योग वाले को अपना खुद का बोझा कम आता है। सिर्फ जो लोन ली है वही उनको भरने की है और इंटरेस्ट में हम सब्सिडी देते हैं, तो उनको बहुत कम खर्च से अपना इंडस्ट्री, उनकी कॉस्ट कम आती है। मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर सबका इंतजार है, बापू की जो जयंती मनाई जानी है इस साल, उसके लिए खासकर साबरमती आश्रम में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को यह आह्वान किया है कि पूज्य महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे, सिद्धांत थे और उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन बिताया, हमको आजादी दिलवाई, तो उनका काम खत्म नहीं होता है। गांधी जी अभी भी इतने ही, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी इस समय में है। और गांधी जी के जो छोटे छोटे काम थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उसमें से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम सबने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई है। तो स्वच्छता गांधी जी को बहुत प्रिय थी। जैसे गांधी जी को खादी का काम प्रिय था, वैसे स्वच्छता भी बहुत प्रिय थी। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद उनके ये आदर्श को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पहचाना और बातों में रह गया, पुस्तकों में रह गया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी जी की ये जो भावना थी स्वच्छता की,
उसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया और महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान जो शुरू किया है, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में करोड़ों लोग अब इससे जुड़ चुके हैं और करोड़ों लोगों के घर में अभी तक शौचालय नहीं थे। ये हमारे देश की कमनसीबी है कि देश की करीबन 30-40% आबादी उनके घर में शौचालय नहीं थे। उनकी माएँ बहनें लड़कियां अगर शौच को जाना है तो रात को जाती थी, पूरे दिन उनको तकलीफ होती थी, उनकी तबीयत पर स्वास्थ्य पर असर होता था। लेकिन गरीबों का शौचालय बनाना, जिनके वहां व्यवस्था नहीं है उनको व्यवस्था लेना किसी ने नहीं सोचा था। ये नरेंद्र भाई ने काम उठाया और करोड़ों की संख्या में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय भारत सरकार की सब्सिडी से, राज्य सरकारों की सब्सिडी से लोगों ने बनाए। लोग अपने घर से निकलते थे तो घर स्वच्छ रखते थे, लेकिन मोहल्ला हो, बाजार हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, उसकी स्वच्छता कोई नहीं दिखता था। और पूरे विश्व में हम जानते हैं कि भारत आने वाले परदेशी लोग यहाँ की स्वच्छता को देखते हुए नाराजगी प्रकट करते थे। तो नरेंद्र भाई जी ने ये बहुत बड़ा काम गांधी जी से प्रेरणा लेके जो उठाया है, तो इस प्रकार का काम अभी चल रहा है। तो गांधी जी की ये जो 150वीं जन्म जयंती पूरा देश और दुनिया मना रही है, उसको जोड़ के हुए बहुत बड़े कार्यक्रम हमने हाथ पर लिए हैं। सर, दूसरी जो महत्वपूर्ण इशू है वो है सरदार पटेल जी की मूर्ति। क्या 30 अक्टूबर को के लिए वो तैयार है और क्या 30 अक्टूबर को हम उसका शुभारंभ देखेंगे, उसका अनावरण देखेंगे? देखिए, 31 अक्टूबर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है, तो उस दिन उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई के द्वारा होने वाला है। मैं सबको बताना चाहूंगा, पूरे देश को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब उन्होंने ये स्वप्न सजाया था कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली प्रतिमा भारत में निर्मित हो, गुजरात में निर्मित हो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद जो सैकड़ों रजवाड़ों में अपना देश तितर-बितर होने वाला था, क्योंकि अंग्रेजों हमको सिर्फ आजादी देके गए थे, लेकिन अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि भारत तितर-बितर हो जाए और फिर से हमको भारत के शासन संभालने के लिए वापस बुलाए और नया भारत, स्वतंत्र भारत, आजाद भारत ये कमजोर बन जाए। ऐसी अंग्रेजों की जो नीति थी उसके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बीड़ा उठाया और करीबन 600 जितने जो छोटे मोटे राज्य थे उसमें निजाम था जो हैदराबाद का, हमारे जूनागढ़ का जो नवाब था, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़े। तो ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे और कई लोग थे कि जो अपना खुद स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, भारत में विलीन होना नहीं चाहते थे। ऐसे सब लोगों को जिस प्रकार से जो समझे, जो प्रेम से समझा, विश्वास से समझा, ऐसे सभी को भारत में विलीन किया। और जो नहीं समझते थे, जूनागढ़ के नवाब हो या हैदराबाद का निजाम हो, तो उसके सामने कड़ी कार्रवाई करके, लश्कर का, पुलिस का इस्तेमाल करके उन्होंने उसको भारत में जोड़ा। तो अभी का भारत हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। सरदार वल्लभ भाई ने ये काम नहीं किया होता तो आज का भारत नहीं हुआ होता और न जाने कैसा भारत हुआ होता, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यूनिटी देश की जो की, तो नरेंद्र भाई जी ने ये सोचा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की श्रद्धांजलि के लिए सबसे बड़ा विश्व की ऊंचे से ऊंची प्रतिमा बना के उनको आने वाले युगों तक उनकी यादगिरी रहे, ऐसी सरदार पटेल की प्रतिमा। और स्थल भी कैसा चुना, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी के
ऊपर बना है गुजरात में, जिसका सपना भी 1947 में सरदार पटेल जब देश आजाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई ने कल्पना की थी कि ये नर्मदा नदी पर अगर बड़ा डैम बनाया जाए तो गुजरात को और देश को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा और राजस्थान और महाराष्ट्र को भी फायदा होगा। तो सरदार पटेल का ये स्वप्न माननीय नरेंद्र भाई जी ने जो पूर्ण किया, उसकी प्रतिमा वहां बनवाई, उसका 98% काम पूर्ण हो चुका है और उसका लोकार्पण 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्म जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन सर, उस पे एक कंट्रोवर्सी राहुल गांधी उठा रहे हैं और जानबूझकर खड़ी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सामान तो हर जगह से इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन मूर्ति मेड इन चाइना बनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया तो मैंने 2 दिन पहले बताई है। आप बोलते हो तो मैं रिपीट भी कर लूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल रिपीट करिए। हम चाहते हैं कि आपने जो कहा वो पूरा देश सुने। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, उसका हमने इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर निकाला था, क्योंकि ऐसी प्रतिमा विश्व की ऊंचा से सबसे बड़ी ऊंचाई वाली बनाने का काम देना था, जो सदियों तक लोगों के सामने खड़ी रहे। ऐसी प्रतिमा के निर्माण के लिए हमने जो ग्लोबल टेंडर किए थे, उसमें हमारी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है L&T, उसका टेंडर आया, उसको काम दिया गया और उनके द्वारा ही ये काम अभी चल रहा है, पूर्ण होगा। पूरा जो मटेरियल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल सीमेंट का है, स्टील का है, फिर जो कंक्रीट वगैरह होता है इसका है। तो ये सब मटेरियल गुजरात या देश का है। उसका प्रतिमा का जो निर्माण किया गया, उसका जो क्लेडिंग है, बाहर का स्तर, वो भारत में नहीं बनता है, वो और देश में बनता है। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे देश में जो वस्तु बनती ही नहीं है, उसको बाहर से लाना जरूरी है। तो वो मटेरियल क्लेडिंग का हमने इंपोर्ट किया और 2-4% मटेरियल पूरी प्रतिमा में जो भी मटेरियल यूज हुआ है, उसको कॉस्ट वाइज देखे या उसको उसका जो नाप है उसके द्वारा देखे, तो पूरा मटेरियल भारतीय मटेरियल है। और जो काम किया, जो कारीगरों ने, जो मजदूरों, श्रमिकों ने, वो भी सभी भारतीय थे। लगभग 3.5 से 4 साल तक इसका काम चला। साइट पर 4000 से ज्यादा भारतीय श्रमिक ने योगदान देके ये प्रतिमा का निर्माण करवाया है। तो सब भारतीय है, कीमत में भी भारतीय अमाउंट आती है और फिजिकली भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी भारतीय है। और उसका काम करने वाले इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कंपनी हो या श्रमिक हो, सब भारतीय है। तो मेड इन चाइना नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग मैंने जैसे बताया, समझ लो कि कोई चीज देश में बनती नहीं है जिसकी हमको जरूरत है। मैं अभी उसको जोड़ना नहीं चाहता हूं। बोफोर्स तोप जब लाई गई थी तो बोफोर्स तोप भी प्रदेश से आई थी। तो उस वक्त तो हमने नहीं बोला था कि आप फॉरेन से ये तोप लाए हो। हम सबमरीन के कई पार्ट्स लाते हैं, प्लेन वगैरह में कई पार्ट्स लाते हैं, टैंक वगैरह के कई पार्ट्स लाते हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपने राहुल गांधी को कहा इसके जवाब में कि राहुल गांधी तो मेड इन इटली है। नहीं, मेक इन इटली मैंने नहीं कहा। मैंने ऐसा बताया कि राहुल गांधी के पिताजी जो थे स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी, वो तो पूरे भारतीय थे, उसमें कोई उनके सामने कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उनकी माताजी आदरणीय सोनिया गांधी जी, वो इटालियन सिटीजन थी। उनके नसों में, उनके शरीर में इटाली का खून बहता है जी। आदरणीय सोनिया गांधी जी, वो इटालियन सिटीजन थी। उनके नसों में, उनके शरीर में इटाली का खून बहता है।
समझ लो कि जीन्स जो हमारे बोलते हैं, तो इंडियन जीन्स और इटालियन जीन्स दोनों इसमें मिले हैं। तो मैं बोलता हूं अभी भी कि राहुल गांधी की नसों में जो खून बहता है उसमें इटाली का भी हिस्सा है। तो हम तो ऐसा नहीं बोलते कि राहुल गांधी मेड इन इटाली है, हो सकता है, लेकिन वो भारतीय ही है, मैं मानता हूं वो भारतीय है, लेकिन उसमें इटाली का खून भी है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। तो जो जरूरत है वो देश में बनाना, हो सके अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, और जो टेक्नोलॉजी लानी है जो हमारे देश में अभी उपलब्ध नहीं है उसको लाके पूरा मशीन इक्विपमेंट या कोई भी चीज देश में बनाना, यह मेक इन इंडिया का काम अभी चल रहा है।